वो भी अपने आदमी हैं, तनख्वाह लेते हैं सरकार से, आदमी अपने ही है। तो प्रधानमंत्री जा कहिएगा कि मां गंगा ने बुलाया था और हमने वोट दे के जिताया है, तो हमारे बुढ़ापे के बारे में भी आप कुछ कर जाइए, हमारे बुढ़ापे के बारे में भी कुछ कर जाइए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम तो सरकार के आंख नाक कान हैं, और कान और आंख में तकलीफ हो तो कोई शरीर ठीक नहीं रहती है, और अगर आप ठीक कर देंगे तो हम भी ठीक करेंगे, नहीं तो हम उल्टा करना भी जानते। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार इसलिए आसमान से याद कर रहा हूं, उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े बड़े सब काम किए। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, एक फैसला नौजवानों के पक्ष में करिए, पुरानी पेंशन बहाल करें। ये जो लोग बैठे हैं ये इजराइल से नहीं आए, ये सब यहीं के हैं, सब यहीं से हैं। अब तो सरकार इजराइल भेज रही है। मुझे कल खबर पढ़ने को मिला कि केंद्र सरकार इजराइल में रोजगार मिल रहा तो यहां के बेरोजगारों को इजराइल भेज रहा। शायद मेरे जैसे समझदार लोगों के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती और कुछ हो नहीं सकती। नहीं, यहां के बेरोजगारों को इजराइल किस बात के लिए मिल रहे हैं? रोजगार वहां मिल रहा है। आप कल्पना करो, आप अपने बच्चे को पढ़ा ना पाओ, पड़ोसी के यहां जाकर कह दो फीसें भरेंगे, आपकी लानत है आपकी मर्दांगनी पर कि आपका बच्चा पड़ोसी पढ़ाए। इस शर्म की बात है। इसीलिए मैं चाहता हूं आने वाले समय में इनको सेवानिवृत्ति के बाद कहीं किसी इजराइल ना जाना पड़े। नहीं कोई सरकार कोई देश कहे कि भाई हम वृद्धा पेंशन देंगे तो कहीं इनको काम ले जाओ, तो ये पता लगा सब यूरोप एक और पता नहीं कहां घूमे। तो मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री से कि आप पुरानी पेंशन पे डिसीजन ले लीजिए। मैं खुली बात खुले चैलेंज कर रहा हूं, आप डिसीजन लीजिए, पुरानी पेंशन बहाल करिए। हम भी आपके हैं, हम भी आपके साथ हैं। देखिए साथ तो सन्नाटा आ गया, इसका मतलब पब्लिक सब जानती है। जैसे साथ बोला सन्नाटा आ गया। चलिए फिर भी अपनी बात पर मैं आता हूं। मंच पर तमाम बड़े बड़े यूनियनों के, ट्रेड यूनियनों के तमाम सम्मानित और एक लंबा संघर्ष के अनुभव रखने वाले लोग बैठे हैं। हम मंच के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज एक किताब मुझे मिली जिसकी मुझे खोज थी और वो खोज बनारस में पूरी हो गई। बीके सिंह जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ढूंढ रहा था किताब कब मिल जाए, अब बहुत अच्छा लगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस किताब की बदौलत इस आंदोलन को मैं 10 गुना और ले जाऊंगा आगे। तो मैं ढूंढ रहा था भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के 100 वर्ष, मैं चाह रहा था कुछ चीजें और मिले और आज आपने पूरा कर दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक और साथी ने हमारे बहुत पुराने साथी हैं कुंवर जीत इलाहाबादी, उन्होंने इसको तो देख कर समझ ही गए होंगे, नहीं समझ पाए। जिसने आपको सब दिया और आप उसको ताली भी नहीं दे सकते, जिसने सब कुछ दिया, यही वो पेटिका है जिसके दम पर हम यहां खड़े होकर बोल रहे हैं और आप वहां बैठ के सुन रहे हैं, इसी पोथी की वजह से। वो भी आज मिला और कई बार सोचता था कि लेके जाऊंगा, लेकिन आज मिल गई और मैं इसको पलटा, क्योंकि टीचर हो तो कुछ न तो पढ़ाई दूंगा। अनुच्छेद 21 पे साफ साफ लिखा है, अनुच्छेद 21 पर साफ साफ लिखा है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये धारा 21 में हमारी पेंशन की बात वो शिल्पकार लिख के गया था, हमने माना भी नहीं था, हमने माना भी नहीं था कि संविधान में लिखा है हमारी बात। 300A में जाइएगा, उसमें पेंशन का डिफाइन किया गया है कि पेंशन कोई कानूनी अधिकार नहीं है,
लेकिन दुर्भाग्य देखिए इसमें जो कहा गया उसको हटा दिया गया। और आपको एक जानकारी है बताऊं, इस संविधान में नेताओं की पेंशन कहीं नहीं है। हमने पूरा पढ़ा है कि एक आध लाइन तो, आधा शब्द तो, एक आध शब्द तो आ जाता, एक लाइन नहीं लिखा है कि नेताओं की पेंशन मिले। और किसको मिल रही है? अब बोल नहीं रहे, क्या मामला? खाना नहीं खा गया है क्या? देखिए, ये राजनेताओं का मंच नहीं है कि मन की बात कहते जाओ, सुनो किसी की ना। मैं चाहता हूं आप अपनी तरफ से भी आवाज लगाया करिए। किसको मिल रही है? नेताओं को। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक पूर्व सांसद जी आए, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। इस आंदोलन की ताकत मैं देख रहा हूं। जब मैं शुरू में नेताओं पर सवाल उठाता था तो नेता हमसे लड़ता था, आज नेता कह रहा है नेता को पेंशन क्यों मिल रही है। ये कितनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी जीत है कि जो पा रहा है इस जन आंदोलन के आगे तो कह रहा है गलत है। आज कह गए आदरणीय पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी ने कि नेताओं की पेंशन क्यों, ये जानते हैं क्यों है? ये आपकी जो जन ताकत है, इसी की ताकत की बदौलत उनको बोलना पड़ा जो बोलना नहीं चाहते हैं, जो बोलना नहीं चाहते हैं, ये उसकी बदौलत बोल रहे हैं। आज एक और बड़ा कमाल की चीज है, ट्रेड यूनियन का पहला जो इतिहास हमारे उसमें आ गए ना, ट्रेड यूनियन लाला लाजपत राय जी ने जब पहली बार इस भारत के अंदर ट्रेड यूनियनों का शुरुआत करते हैं, उनका जन्मदिन है 29 जनवरी, यानी कि ट्रेड यूनियन के इतिहास का ये बहुत शानदार दिन है जब हम आप बैठे हुए। मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज जो ट्रेड यूनियन का इतिहास जो स्वर्णिम रहा है, आज कहीं से मंदीप हो गया है, थोड़ा ठहर से गया है। ये बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग बोलिए। ट्रेड यूनियन एक समय कहा जाता था, कोई लाल सलाम बोल जाता था तो सरकारें डरने लगती थी। आज नारे के बाद भी सुन नहीं रहे हैं। लाल सलाम बोल जाते थे तो होता था कि कुछ होने वाला। लाल सलाम किसी पार्टी का नहीं है सिंबल, लाल सलाम किसी एक के नाम पैसे भी नहीं है। लाल सलाम मतलब क्रांति, इंकलाब का जिंदाबाद है, उसको बोलते हैं लाल सलाम। पेटेंट नहीं है लाल सलाम कि ट्रेड यूनियन में कम्युनिस्टों का पेटेंट है, जिसे आजकल राम का पेटेंट हो गया है। हम तो उस गांव से आते हैं जहां लोग मिलते ही मान कहते राम राम भैया। हमारी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है, और उनको लाए। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं, राम को भी लाइए परंतु ओपीएस भी लाइए, ओपीएस भी लाइए। दिल्ली के रामलीला मैदान में हमसे किसी पत्रकार ने पूछा, वहां तो अयोध्या में होने वाला, आप इधर क्यों आ रहे हैं? हम कहे वहां जाने की तैयारी के लिए इधर आए हैं, क्योंकि जब माल पानी रहेगा तभी प्रसाद और माला चढ़ेगा। जब माल पानी नहीं रहेगा, अच्छा अपना अपने गांव में चेक करो, जिनके पास पैसा है वो चारों धाम जा रहा है, और जिनके पैसा नहीं है उसका घर ही चारों धाम है। सही है नहीं सही है? तो ये जितने भी लोग बैठे हैं, इनको माल पानी मतलब ओपीएस, ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे। तो भाई गुप्ता जी सही है नहीं सही है? तो मेरा निवेदन है, इस विषय की गंभीरता को समझना है। हमारी जो जिम्मेदारी है मैं उसकी भी थोड़ी बात करूंगा। आपको 3 पॉइंट पे मैं बात करूंगा, 15-20 मिनट चलेगा, 15-20 मिनट दौड़ेगा, ज्यादा नहीं लेंगे समय, मौसम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, धूप भी आ रही। 15-20 3 पॉइंट आपसे बात करना। सरकार क्या है, उसका क्या काम है, विपक्ष क्या है, उसका क्या काम है, दोनों नारायक हो जाए तो हमारा क्या काम है। इसीलिए कोई नेता हमको नहीं पसंद करता। जैसे कि सांसद जी आए तो हमने कह दिया, हम कहे सरकार अगर तानाशाह है तो विपक्ष नकारा भी है, उसको बात उनको बुरी में लगी होगी। लग जाए हमको कौन कांग्रेस में पद लेना है, तो प्रोफेसर साहब गलत तो नहीं कह रहा, लग जाए उनको जो लगाना हो लगे।
सजह नहीं है। अगर इस देश में घोर तानाशाही चल रही है, इसी देश में विपक्ष का वोट लगाना पन भी चल रहा है, और दोनों दौर में सबसे ज्यादा जरूरत फिर बुद्धिजीवियों की हो जाती है कि बुद्धिजीवी भी अपना कमान संभालो, अपना हाथ उठाओ, अपनी आवाज उठाओ और खुद अपनी लड़ाई लड़ो। और हम तैयार हैं लड़ने के लिए, तैयार है, तैयार है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको लड़ना पड़ेगा। बुद्धिजीवियों की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? क्रिकेट के मैदान पे कप्तान की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? जब उसका खिलाड़ी एक के बाद एक आउट हो तो कप्तान को रणनीति बनानी पड़ती है। खिलाड़ी अगर पीट रहा है, शतक मार रहा है, तो कप्तान की जरूरत नहीं है। अगर लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष अपना काम करे तो बुद्धिजीवियों का कोई काम नहीं बचता, और दोनों काम करना बंद कर दें तो हमारी जरूरत सबसे ज्यादा इस देश को है। अपनी भूमिका के लिए तैयार है? मैं बताऊंगा अभी आपकी भूमिका। और अभी सांसद जी ने कहा था कि आप मांगो नहीं, छीनो, और हम सब ने कई बार छीना है। एक राज्य में था पेंशन, पश्चिम बंगाल में, 5 राज्यों में हमने छीनी है। ये हमारी ताकत है। बहुत सारी बातें इसी 3 ध्रुव में हम करेंगे। चुनाव 5 राज्यों के परिणाम आए, पांडे जी, मनोज पांडे सर, 5 राज्यों के परिणाम आए। लोगों ने कहा क्या होगा अध्यक्ष जी? हमने कहा जो पार्टी हारी है, जो नेता हारा, वो विचार करे। हमारा मुद्दा जीता है, हमारा मुद्दा जीता है। 230 सीटों में मध्य प्रदेश में 199 सीटों पर ओपीएस जीती है। राजस्थान में 199 सीटों पर 174 सीटों पर ओपीएस जीती है। हम जीते हैं, पार्टी और नेता हारे, वो अपना जाने। गलत तो नहीं कह रहा? आप हार नहीं रहे हो, ये दिमाग से हटा देना। कुछ लोग आज कहेंगे अरे कुछ नहीं हो सकता, तो जब ये कहेंगे कुछ नहीं हो सकता तो उनसे पूछना, इसी देश में भगत सिंह पैदा हुए थे, इसी देश में चंद्रशेखर पैदा हुए। जो नहीं हो सकता था वो हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। आगे कितने लोगों को विश्वास नहीं होगा? बस हो गया। अगर विश्वास हो गया तो फिर हो गया। ये विजय बंधु भी जब 4 लोगों के साथ इस आंदोलन को लेकर 2013 में मैं निकला था, तो हमने विश्वास था, इसीलिए आगे बढ़े। और चलते 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 इतनी बड़ी जमात आई, और 1 अक्टूबर भारत ने पूरी दुनिया के इतिहास का आपने वो पन्ना दर्ज किया कि यूनियन के इतिहास का। लोग कहते सरकार दबाव नहीं होगी। मैं मानता हूं तमाम मुद्दों पर सरकार दबाव नहीं होगी, लेकिन मेरे मुद्दे पर सरकार दबाव में, ये बात मैं तर्क के साथ वो तो हवास में कह रहा हूं। अगर दबाव न होते तो कमेटी न बनती, दबाव न होते तो संशोधन की रोज बात नहीं होती। इसका मतलब दबाव अभी थोड़ा और, अभी थोड़ा डॉक्टर कमल श्री साहब, एक डॉक्टर कमल श्री ने जोरदार तालियां, बहुत शानदार तालियां, जम के वाली, चुटुर पुटुर वाली नहीं, चुटुर पुटुर नहीं, जम के बजाइए। एक शानदार साथी है जिन्होंने पूरी चीजों को अच्छे से मैनेज करते हुए एक शानदार कार्यक्रम कराया। इनकी पूरी टीम को, चाहे सुशील जी हो, आप हो, हमारे पांडे जी हो, सबको हम पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपको तो कुर्सी मिल गई, मंच मिल गया, माइक मिल गया, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, जो आयोजक होता है वो हफ्तों से परेशान रहता है, हफ्तों से। हमारे डीएलडब्ल्यू के तमाम सारे नेता, कर्मचारी नेता है, हफ्तों से परेशान रहते हैं, तो आपको व्यवस्था दे पाते हैं। उस पूरे आयोजन मंडल को मैं शुक्रिया देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो भी जहां जैसे जिस लेवल में अपना काम किया, उसको शुक्रिया। अब मैं रेल पर थोड़ी देर की बात करूंगा। रेल से कितने लोग हैं? रेल से, अरे वाह भाई,
आज तो पूरा रेल ही रेल भरा है भाई, रेल की ही पूरी भीड़ है आज भाई, कमाल है। एक बार हम भारतीय रेल जिंदाबाद, भारतीय रेल जिंदाबाद। और आज को पता होना चाहिए, ये कहा गया एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो, जन संवाद, ये कोई रैली नहीं है। अरे रैली होती तो दिल्ली से ज्यादा यहां भर देते हो, ये तो जन संवाद है। ये तो अभी शुरुआत करना था बनारस से कि जन संवाद करना है। जन संवाद में अगर सैलाब है तो जब रैली होगी तो क्या होगा। ये जन संवाद की शुरुआत है। आज पहले यहां जन संवाद का मतलब समझिए, हमें अपने इस आंदोलन को शिक्षकों कर्मचारियों के बाहर विस्तारीकरण करना है, हमें और तमाम समूहों को भी जोड़ना है। जैसे आज स्टूडेंट फेडरेशन से, स्टूडेंट यूनियन से हमारे इलाहाबाद से हमारे साथी आए, प्रोफेसर साहब आए, तमाम ट्रेड यूनियन के लोग के अलावा भी मजदूर, किसान, छात्र सारे लोग आए। ये आज शुरुआत की जा रही है, अब आपको जाना है, कुछ काम बताऊंगा। हम भी प्रधानमंत्री जी कुछ सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपना काम कभी नहीं बताते, तुम्ही को काम बता देते, जाओ लगो, थाली बजाओ, ताली लाओ, दीप जलाओ, ये करो। अरे आप प्रधानमंत्री, आप बताओ आप क्या करोगे, आप ही को अपना बताओ। पिछले 10 साल का हिसाब प्रधानमंत्री देश की जनता आपसे जानना चाहती है। आप हमसे जो कराना चाहे हमने सब किया, लेकिन 10 साल का हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। कितने लोग सहमत हैं? देना पड़ेगा। अगर आज आप 24 में नारा लगा रहे हैं मोदी की गारंटी, तो 2014 में 2 करोड़ की गारंटी किसकी थी? किसकी थी? आज आप कह रहे हैं सिलेंडर इतने में, तो 14 में जो बोला था उसकी गारंटी किसकी थी? आपने कहा था महंगाई बहुत है, अब की ये सरकार इस महंगाई की गारंटी न करने की किसकी है? आप अपने सारे मुद्दों से कोई जवाब सवाल ना हो, इसलिए एक नया तमाशा सामने खड़ा कर दिया जाता है। ये बात मैं होशो हवास में कह रहा हूं, मैं होशो हवास में। हमारी जो मांग है, हमारी जो जरूरत है वो शिक्षा है या नहीं है? अगर है तो सहमत दिया करिए। शिक्षा हमारी पहली जरूरत है या नहीं है? रोजगार हमारी दूसरी जरूरत है, चिकित्सा हमारी तीसरी जरूरत है या नहीं है? इसको किसी पिछले 10 साल में आपने प्रधानमंत्री जी को सुना? मंच के लोग भी पूछना चाहते हैं। अरे तो ऐसे से कर दो, कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी महंगाई पे कोई मुद्दा नहीं। 10 साल से हमने धर्माचार्य नहीं चुना था, हमने प्रधानमंत्री चुना था। हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे, और इसीलिए बनारस आके पूछ रहे हैं, इसीलिए बनारस आके पूछ रहे हैं। और जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं एक सवाल कर रहा हूं, आप अंतर मन से ध्यान लगाइएगा। आप अपने जीवन से अपनी शिक्षा हटा दीजिए और अपने जीवन से अपना रोजगार जो मिला है उसको हटा दीजिए। आप अपनी हैसियत थोड़ा नापिए अपनी हैसियत। आप भ्रम में न रहिए, आप भ्रम में न रहिए, आप दोनों को हटा दीजिए। आप जीरो हो गई है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये वर्तमान सरकार इसी दोनों की विरोधी है। दोनों खत्म कर रही है, दोनों खत्म कर रही है। आप कहोगे नहीं प्रधानमंत्री से सवाल ना पूछा जाए, क्यों भाई? हम प्रधान से सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछेंगे? अगर प्रधान को चुनते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, तो प्रधानमंत्री से क्यों सवाल नहीं पूछेंगे? पूछना चाहिए। रेलवे में 9 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े है या नहीं? रेल के साथी बताया, अगर गलत करें मुझे, अगर मैं गलत हूं तो 9
लाख पद खाली है और सड़क पर हमारा भाई बेरोजगार रोजगार के लिए लाठियां खा रहा है। दोनों दृश्य देखिएगा, एक तरफ पद खाली है, दूसरी तरफ उसी के लिए हम लाठी खा रहे हैं। फिर हमको कहा जाता है उद्योगपति आएंगे, वो नया पद क्रिएट होगा, सृजन होगा। मैं सृजन नहीं चाहता हूं, जो पद हमारे खाली है उसी को भर दो। जो पद खाली है उसी को भर दो। और आपसे इसी सवाल को तार्किक जोड़ रहा हूं, बनारस के लोगों बताना यहां कितनी विधानसभा है सीट? 8। कोई खाली है? लोकसभा सीट कितनी है? वो खाली है। रेलवे के विभाग में चले जाओ, पद खाली है। विधायक और सांसद का पद खाली नहीं रहेगा, लेकिन हमारा पद खाली है। उसके लिए समय लगता है, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, विधानसभा लोकसभा 6 महीने के अंदर अंदर भरना ही पड़ेगा। और समय पूरा होने पर नहीं, समय के पहले भर लिया जाता है। घोषी का खाली हुआ, महीना नहीं बीता भर गया है, तो हमारे पद क्यों नहीं भर रहे? हमारे पद क्यों नहीं भर रहे? अपने पद तो पद है, हमारे पद नहीं है क्या? आप महाराजा राजा हो गए, आपके लिए एमपी एमएलए होगा, हमारी रेलवे की ट्रेड यूनियन, हमारी ट्रेडमैन, हमारा लोको पायलट, हमारा एमपी एमएलए है, उसको क्यों खाली रखी हुई है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मोदी के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा के खिलाफ नहीं है। इस बात को आप समझिए। मैं मंच पर कह रहा हूं, मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भाजपा और मोदी हमारे मुद्दे के खिलाफ है या नहीं? अभी कल मैं आ रहा था, वो साथी है क्या जो ट्रेन में मिले थे लोको पायलट जौनपुर से, जौनपुर में बिल्कुल बैठे, ये लोको पायलट मिले हमको ट्रेन में, ये हमको पहचान गए। मैं बैठा था, ये पहचान गए। अरे सर विजय बंधु नमस्ते नमस्ते। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, कल आप उपस्थित है वहीं सभा में जा रहे हैं। तो समय भी बीत गया, तो हमने कहा थोड़ा दर्द जाने, तो हमने कहा लोको पायलट, यहाँ लोको पायलट लोग कितने हैं? अरे वाह भाई, बहुत बड़ी संख्या है। लोको पायलट है, इनकी ड्यूटी 12 घंटा 18 घंटा होगी। एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता था वो बंद हो गया। अगर सिग्नल से थोड़ी दूर भी चीप गाड़ी चली गई तो नौकरी खत्म हो जाएगी। ये बात मुझे कल पता चली, मुझे नहीं पता था। अगर रुपया गिरता है, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। हमारा सिग्नल से आगे चला जाता है, हमारी नौकरी चली जाती है, तो रुपया गिरता है, तो आपकी क्यों नहीं जा रही? आप क्यों नहीं जा रहे? और मैं कहना चाहता हूं, इनकी नौकरी और इनकी विशेष ध्यान दो, क्योंकि लाखों लोगों, हजारों लोगों को ले जाते हैं। अगर इन्हें नींद पूरी नहीं मिलेगी, अगर इन्हें सुविधा अच्छी नहीं मिलेगी, तो हमारे देश का जो नागरिक उस पर बैठा वो असुरक्षित है। इनकी ड्यूटियां कम की जाए, इन्हें कम और ज्यादा रेस्ट देने की व्यवस्था की जाए। ये लोको पायलटों की तरफ से डिमांड होनी चाहिए, और मैं कर रहा हूं। ये अकेले जीवन नहीं है उनका, क्योंकि हजारों लोग उसमें बैठे हैं, हजारों इस देश के नौजवान से बैठा है जो भारत का भविष्य है। इन्हें नींद आ जाएगी, उस ट्रेन का क्या हाल होगा? मैं कहना चाहता हूं, बहुत दर्द है। कल मैंने पहली बार लोको पायलट के दर्द को नदी से जाना, बहुत पीड़ा है। और मैं आपकी इस लड़ाई में, आप बोल पाओ न बोल पाओ, मैं आपकी बात बोलूंगा, मैं आपकी बात बोलूंगा। और इनकी ताकत बता दूं, ट्रेन अगर चलती है तो देश चलता है, ट्रेन अगर रुक जाती है तो देश रुक जाता है। लेकिन बताओ, नेता चलता हुआ रुक जाए तो देश रुकेगा क्या? ट्रेन रुक जाएगी तो
कौन बड़ा काम कर रहा है? देश के लिए कौन काम कर रहा है? देश के लिए कौन काम कर रहा है? इस देश का सबसे ज्यादा ट्रैकमैन हमारे राकेश जी लखनऊ से आए हुए हैं। ट्रैकमैन बेचारे हैं, बेचारा इसलिए कह रहा हूं, रेलवे की बहुत छोटी यूनिट की नौकरी है, कम वेतन होगी है, और जो ट्रैक पे जब काम करते हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं, रोज दुर्भाग्यपूर्ण कहीं न कहीं घटना दुर्घटना होती है जिसमें सबसे ज्यादा सफर बेचारे करते हैं। ये देश के लिए मरते हैं, इनको पेंशन नहीं चाहिए, एसी में बैठे हुए को 4-4 पेंशन चाहिए। बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नई लाइन आपको देकर जा रहा हूं, एक नई लाइन देखे। अभी इतने सालों में देश में दल जीते हैं, लेकिन देश हारा है कि दल लोग अपनी दलदल जिता रहे हैं, देश को हरा दे रहे हैं। हारा नहीं हारा, बताऊं मैं कैसे हारा? दल जीत रहे हैं, देश हार रहा। हमारी बात को ध्यान सुनिए, दल जीत रहे हैं, देश जानते क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही वो जगह है जहां की घटना सुन के संसार हो जाता है आदमी। वो बीएचयू की घटना है, पीड़ा देती है। वो मेरी बहन हो, आपकी बहन हो, हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन बेटियां हमारी हो, वो पीड़ा देता है। बीएचयू में जो घटना घटी बहुत दुखद है, मैं कड़ी निंदा करता हूं। और इससे ज्यादा महिलाओं का अपमान और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। और मजे की बात देखें, वो घटना होने के बाद वो लड़के जाके मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी बांट रहे थे। 2 महीने जाके मोदी की गारंटी मध्य प्रदेश में। वो कौन सी गारंटी जो आप यहां करके गए थे? सोच के देखो आप। और मीडिया के भाइयों को तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई है इधर क्या? कोई नहीं, कोई है? कोई नहीं है, इधर नहीं है, क्योंकि बादशाह ने कहा है जिधर ज्यादा लोग हो हक की बात करें, उधर ना जाना। और मीडिया के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, आप हमारा साथ छोड़ दिए हो, जिस दिन हम आपका साथ छोड़ दो आप बेरोजगार हो जाओगे। हो जाए नहीं हो जाए? पेपर कौन पढ़ता है? सबसे ज्यादा पेपर कर्मचारियों के हाथ है, सबसे ज्यादा वही पढ़ता है, सबसे ज्यादा टीवी वही देखता है, सबसे ज्यादा वही खरीदता है। आप सोचो, अगर आप हमारे मुद्दे को अपने में जगह नहीं दोगे तो हम भी आपको अपने घर में अब जगह देने वाले। ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी कि यार विजय बंधु टैग से उतर गए, टैगमैन की बात करते करते। मैं उतना नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं। अखिलेश पांडे जी, मैं सच कह रहा हूं। इस देश को नेताओं ने, दलों ने जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे ज्यादा 100 गुना इस देश की मीडिया ने इसको नुकसान पहुंचाया है। जो लोग आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो स्वागत है। सोचो, इतने पेपर में इतनी चीजें छपती हैं, कभी कभी तो बेवजह छपती है। मैं उसको देखता हूं तो मुझे लगता है ये पेपर का विषय है, और जो विषय पेपर का था वो छपा ही नहीं। ध्यान रखना, जिस दिन हम साथ छोड़ेंगे तो आपका बास भी साथ नहीं देगा। तो मीडिया के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, न पक्ष न विपक्ष, जो सही है उसे दिखाओ निष्पक्ष, जो सही है उसे दिखाओ निष्पक्ष। मैं गलत हूं क्या? नहीं। अगर आज इस कैंपस में इतने सारे रेल के लोग, इतने सारे कर्मचारी आए हैं, तो बनारस के फ्रंट पे पहले छपना चाहिए कि ये लोग आज मांग करने आए थे प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। लेकिन मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, जिनको हम टीवी चैनल समझते हैं वो दुकान हो गई है, जिनको पत्रकार समझते हैं
वो किसी बास का कर्मचारी हो गया है, उनको पत्रकार बनो। आप खुद पत्रकारिता शुरू करो, खुद शुरू करो। एक मिनट, आपको याद है जब अंग्रेजों के समय आजादी के दीवाने लड़ाई लड़ना शुरू किए तो अंग्रेजों ने सारे पेपरों पर बैन लगा दिया कि क्रांतिकारियों की कोई खबर नहीं छपेगी, बैन हो गया। तो क्रांतिकारियों ने कहा अपना पेपर निकालेंगे, निकाला, छपा, बटा और उनका पेपर कम हो गया, फिर वो छापने लगे। बात समझ में आ रही? तो आप भी 5 लाइन, आप अगर मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं, रोज 5 लाइन अपने मुद्दे के लिए लिखिए। सभी लोग या हजारों लोग हैं, 5-5 लाइन लिखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर आपका ही मुद्दा दिखाई पड़ेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। लिख सकते हैं? आज आइएगा, शुरू करिएगा। आज आए हाँ, क्या देखा, कैसे देखा, सब लोग इसको लिखिएगा। लिख सकते हैं? अरे भैया पढ़े लिखे हैं ना, हमारी सभा में कोई अनपढ़ नहीं होता, ये मेरे सौभाग्य है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी होता है, और हमारी सदन में है नहीं है, तो लिख सकते हैं, लिखिएगा। जैसे पहले हम लोग निबंध लिखते थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे, आज सारे लोग लिखिएगा इस कार्यक्रम का वृत्तांत लिखिएगा और घुमाइएगा। आपकी मौसी, मामा, चाचा, दादा, ताऊ, रिश्तेदार, मित्र, कोई ऐसा ना हो जिसके पास आज का यात्रा वृत्तांत ना पहुंचे। ये बात मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, आने वाले समय में ये संकट बढ़ने जा रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। ये संकट बढ़ने वाला है। अभी संशोधन की बात चल रही है, कितने लोगों को संशोधन चाहिए? ये चाय पीने वाले नहीं चाहिए, जो चाय पी रहे संशोधन चाहिए, वहां से भी कहना नहीं चाहिए। संशोधन या हूबहू चाहिए, हूबहू या संशोधन? हाथ ऊपर कर बताइए। ओपीएस क्या चाहिए? ओपीएस इतनी धीरे से क्या चाहिए? ओपीएस क्या चाहिए? ओपीएस क्या चाहिए? ओपीएस ये बोलना, ऐसे बोलना, ताकत के साथ बोलना। हमें संशोधन नहीं चाहिए। और अभी संशोधन 1 फरवरी को आने जा रहा है। 1 फरवरी के बजट में एनपीएस में खूबसूरत शानदार बनारस की साड़ी लिपटने जा रही है। ये एक धोखा है। संशोधन नहीं चाहिए, होने जा रहा है। और होने के बाद क्या कहा जाएगा, आप बता दे रहा हूं, 4 दिन बाद, आज 28 है ना, 4 दिन बाद आ जाए। संशोधन नहीं चाहिए, नहीं करे, हमें चाहिए हूबहू पुरानी पेंशन। ठीक है ना, बात समझ आ रहा? अभी संशोधन करने के बाद क्या होगा? अभी संशोधन होने के बाद क्या होगा? बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मैं आगाह कर रहा हूं आपको, पता नहीं मेरी भी आजकल सीधे ऊपर से वाले से बात हो रही है। सीधे बात होती है। तो उन्होंने कहा कि विजय बंधु सचेत हो जाओ, आपका आंदोलन खत्म होने वाला है। हमको बताओ प्रभु, कहा संशोधन को मैं भी बयान देने आऊंगा कि बहुत अच्छी है, लेकिन अपने लोगों को धीरे से समझा देना, इस पर मानेंगे नहीं। पुरानी पेंशन चाहिए, ठीक है। फिर कौन आएंगे? फिर कौन आएंगे? इस देश के क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर पहले मानता था, अब तो मैं नहीं मानता। क्यों? एक भारत रत्न, हमारा भारत रत्न किसी चीज का विज्ञापन करता है, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? नहीं समझ रही? हमारा भारत रत्न किसी कंपनी का प्रचार करता है, अरे कितना पैसा चाहिए भाई, कितना चाहिए? हो सकता है उसी को पहला नाम आए कि एनपीएस में सुधार बहुत शानदार है, क्रिकेट का भगवान। मैं बता रहा हूं, तो आपसे लोग कहेंगे जब सचिन ने कह दिया,
अरे सचिन को एनपीएस करोड़ मिल रही, उनको तो ओपीएस मिल रही है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। सचिन को एनपीएस से क्या लेना देना? फिर बॉलीवुड के शहंशाह आएंगे, वो शहंशाह ने कह दिया उसको भी मिलती है ओपीएस, उसको कहा एनपीएस का मामला है, वो भी इलाहाबाद से सांसद थे, उनको भी ओपीएस मिल रही है, वो एनपीएस बताने आए। हमें किसी के भ्रम में नहीं आना। अर्थशास्त्री आएंगे, पत्रकार आएंगे, सब एक ही नाम लगाएंगे, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। मैं कहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष एनपीएस डस्टबिन है, डस्टबिन है, डस्टबिन है, हमें कोई सुधार नहीं चाहिए। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। अच्छा बताइए, डस्टबिन में पीला पीला रंग बना दिया जाए, उसको क्या बोलेंगे? लाल लाल रंग लगा दिया जाए, क्या बोलेंगे? शानदार हीरे जड़ित उस पर कोई कपड़ा लगा दिया जाए, क्या बोलेंगे? अरे एनपीएस डस्टबिन है, करे 40% मिलेगा। अरे हम कहते 40% उसमें मिलेगा, 50% तो ओपीएस में देने में क्या दिक्कत है? ओपीएस में 85% तो है, ओपीएस देने में क्या दिक्कत है? राजेंद्र पाल जी, अरे राजेंद्र पाल जी बहुत ही शानदार हमारे महारथी हैं, और जब जब इनसे मेरी बात होती एक ही बात, अब तक डीएलडब्ल्यू करा रहे हैं। अरे इनके कितने डीएलडब्ल्यू कराओगे भैया? ये बेचारे लगे रहते हैं किसी तरह से लोग जागे, किसी तरह से आगे बढ़े मामला। तो हमें डस्टबिन नहीं चाहिए। 1 तारीख को तैयार रहिएगा, जैसे संशोधन आएगा सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाइएगा। एनपीएस डस्टबिन है, मुझे नहीं चाहिए, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, हमें चाहिए पुरानी पेंशन। और कुछ लोग आपके बीच के ही लोग आएंगे, वो पता नहीं क्या बोलते हैं, मान्यता प्राप्त। मैं आज तक समझ नहीं पाया, हमने आज तक नहीं समझ मान्यता प्राप्त होता क्या। सही बता रहा हूं, अब इसको पढ़ूंगा तो हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। क्या आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों ने भगत सिंह को मान्यता प्राप्त किया था? चंद्रशेखर आजाद को मान्यता दिया था? नहीं। अरे मान्यता दे दी होते तो हम आजाद नहीं होते, उनको तो शुक्र बनाइए, तो मान्यता प्राप्त नहीं थे। मान्यता प्राप्त जिंदाबाद। बहुत समझने के बाद एक बात समझ में आई कि पुरानी पेंशन खत्म कराने की मान्यता शायद आप ही के पास है, शायद आप ही के पास है। दोनों ट्रेड यूनियन के लोगों का आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, एनपीएस की कमेटी में थे और दोनों लोगों ने सिग्नेचर किया है, दोनों लोगों ने सिग्नेचर किया। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हमारे बीच में गार्ड भी आए हैं, रेल के गार्ड भी आए हैं, स्टेशन मास्टर भी आए हैं और इंजन के मैनेजर भी आए हैं। उन सारे लोगों को जो भी पार्टिसिपेट आपने किया है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप तैयार हो जाओ, मैं भी थोड़ा रेलवे को समझने लगा हूं, आप तैयार हो जाओ। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, अगर आप साथ दे दो वो सरकार रेलवे का दिलाने की जिम्मेदारी की तरफ हम बढ़ने को तैयार हैं। जिंदाबाद। जान के रास्ते होगा। रेल ट्रेड यूनियन के लोगों ने इस देश में बड़े बड़े मानदंड तय किए हैं, बड़ी बड़ी क्रांतियों के सूत्रधार अगर हुए हैं तो रेल के साथी हुए हैं। अब समझ रहा हूं, समझूंगा। अभी उधर से भी फोन आया है, उधर से भी फोन आया है, दो मान्यता प्राप्त तरफ से गैर मान्यता प्राप्त के पास फोन आया है फोन, कहा गया है आपसे बात करना चाहता हूं। हमने कहा मैं संवाद से कभी भागता नहीं, मुझे संवाद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संवाद करने के पहले इस बात की गारंटी चाहता हूं, मोदी वाला नहीं, पुरानी पेंशन
गारंटी चाहता हूं ट्रेड यूनियन के लोगों, मैं खुली बात बनारस में कह रहा हूं, आप रेल की हड़ताल करो, हम सब तैयार हैं। मंच का भी समर्थन चाहता हूं, तैयार है? आप रेल की ट्रेन रोको, रेल हड़ताल 74 वाली करने पर टिक जाओ, हम भी आपके साथ नजर आएंगे। लेकिन समझौता नहीं, संशोधन नहीं, हूबहू पुरानी पेंशन। तैयार है? तैयार है? हड़ताल के लिए तैयार है? अरे भाई आप तो हाँ कह रहे हो, अरे यहाँ तो हमारे रेल के साथियों ने लिखित में दे दिया है 97%। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इस मुद्दे पर आया ओपीएस के नाम पर ट्रेन रोकी जाए, हड़ताल की जाए, आपका क्या मत है? हम रेल के साथियों को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा 97% लोगों ने कहा होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो जितना सरकार दोषी उससे ज्यादा आप दोषी होंगे। राइट राइट, बिल्कुल सही। सही है बरेली के हमारे साथी, बिल्कुल सही। जितना सरकार दोषी है उससे ज्यादा आप। अरे जब 97% कह रहा हड़ताल करो तो हड़ताल करो। अभी इसको टाला जा रहा, हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, पता नहीं स्ट्राइक, फिर हंगर स्ट्राइक, फिर फंगर स्ट्राइक, फिर नॉन स्ट्राइक, पता नहीं क्या क्या होगा। मैं कहता हूं 1 तारीख को बजट देख लो, कोई बात नहीं। 1 तारीख को अगर हूबहू पुरानी पेंशन नहीं दे तो आप ऐलान करके पूरे देश के अपने चक्का जाम करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। ये सरकार बहुत तानाशाह जरूर है लेकिन बहुत बहादुर नहीं है। मैं तो धन्यवाद देता हूं इस देश के ट्रक ड्राइवरों का, 2 दिन के अंदर हलकान हो गए थे। एक बार करके तो देखो। और वो ट्रेन नहीं थे, वो एकजुट नहीं थे, असंगठित थे। इस देश की सरकार को झुकना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर भारतीय रेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जब भी इसको देखता हूं उस पर लिखा रहता है भारतीय रेल, जैसे लगता है मेरे बाप की है। भारतीय रेल जिंदाबाद, भारतीय रेल जिंदाबाद। ऐसा लगता है कि मेरा, ऐसा लगता है कि हमने निजीकरण नहीं चलेगा, रेल का निजीकरण नहीं चलेगा। लेकिन अभी कई जगह मैंने शायद मालगाड़ी में कई जगह देख लिया था, उसमें भारतीय हटा करके किसी और का नाम आ गया। अडानी का करो भाई करो, लेकिन इतनी बेगौरियत न करो। जहां भारतीय लिखा हो वहां अडानी लिखे, इतनी भी मजाक मत बनाओ। अडानी रेल, अडानी के बाप की रेल है, हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ और रेल का डिब्बा और रेल की पटरियां है, हमने टैक्स दिया है। एयरपोर्ट बंद करो, एयरपोर्ट रेल बेचना बंद करो। एयरपोर्ट मेरे टैक्स के पैसे का, रेलवे स्टेशन मेरे टैक्स के पैसे का, देश की जनता के पैसे का, और आप अनुबंध करोगे अडानी को। मैं बहुत जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं, आप अडानी को दो। अडानी हमारे देश को उद्योगपति है, वो काम करे। जहां लाइन नहीं बिछी है वहां बिछा के चलाएं। खूबसूरत प्लान है, राइट राइट, खूबसूरत प्लान है। वहां जहां जहां भारत में रेल नहीं पहुंची, अडानी को हम अपनी तरफ से दे देते, चलाएगा ही नहीं। जब बोल के ही दे रहा है तो प्रधानमंत्री बोले, हम बोले, बात तय की हुई, हम देते हैं। जहां जहां रेल नहीं बिछी, अडानी आप ले लो, दे दो बिछाए, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। वहां क्योंकि 2 साल 4 साल 5 साल का प्रोजेक्ट होगा, स्टेशन होगा, पटरिया होगा, इंजन होगा, डिब्बा होगा, कम चल, वहां नहीं जाए। जहां बिछी है वहीं लेके कमाई करेंगे। गलत तो नहीं हो, गलत तो नहीं हो, बंद करो। और निजीकरण इस देश का, मेरी बात को आज मानो या न मानो,
इस देश का निजीकरण नासूर है। सरकारी संपत्ति, सरकारी संस्थान इस देश में जब किसी के हाथ बिक जाएंगे तो हम न शिक्षा पाएंगे, न चिकित्सा पाएंगे, न रोजगार पाएंगे। सहमत है तो चुटुर पुटुर ना किया करिए, चुटुर पुटुर मत, ताली में आए गोल में बजाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसके खिलाफ हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं, बनारस में आज कह रहा हूं, भारतीय रेल भारतीय रहने दो, अडानी रेल मत बनाओ। आने वाले समय में ये सबसे बड़ा विनाश हो। रेल बेचना बंद करो, रेल बेचना बंद करो, देश बेचना बंद करो। हमारे ऑडियंस फैक्ट्री के भी कुछ लोग आए हैं। ऑडियंस फैक्ट्री वाले मजबूत असलाह तैयार करते हैं, मजबूत टैंक तैयार करते हैं। वहां पर सरकारी व्यवस्था को ठप करके अभी 12 जनवरी को मैं कलकत्ता गया था, जो एशिया की सबसे पहली ऑडियंस फैक्ट्री कलकत्ता के अंदर आई। 200 वर्ष से ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा 14,000 कर्मचारी होता था, आज 3,500 कर्मचारी है। सोच के देखो हम किधर जा रहे हैं। हमारा सवाल है और मुद्दों पर सवाल है, हम सवाल करेंगे। एनआई के लोग आए होंगे, घुसे होंगे, बैठे होंगे, और ध्यान रख एनआई वाला ज्यादा तेज ताली में जाता है जिसे आप समझ ना पाओ कि ये दूसरा है। और वो कहता है यहां से निकलेगा, अरे विजय बंधु आपने तो कमाल कर दिया, क्या गजब का तर्क दिया, क्या गजब की बात समझाई, हमारे भी समझ में आ गई। हमको रिपोर्ट लगाना, हम क्या लगाए, हम कहते समझ में आ गई, लगा। तो कहता सर वो तो मजबूरी में ड्यूटी करने आए थे। सर बताए हम तो आप ही के साथ हैं, आप ही के साथ में। अभी दिल्ली रैली जब दिल्ली में हुई, तमाम लोग रोक लिया गया, पुलिस वाले ने रोका। हमारे पास संदेश आया कि सर पुलिस वाले रोक रहे हैं, अब हम क्या करें। हमने कहा एक नारा लगाओ, पुलिस वालों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो। पुलिस वालों के डंडा नीचे। अब पहला आदमी हमारे बारे में बोलता, पुलिस वाले के बारे में कोई नहीं बोलता। यहाँ पुलिस के साथी खड़े हैं क्या, कुछ लोग साथी हैं क्या। कहता आज तक हमको समाज ने गालियां दिया, धन्यवाद इस आंदोलन का, वो मेरी बात कर रहा है। जाओ जाओ जाओ, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल पुरानी पेंशन बहाल करो। करो, बहाल करो। और एक नई लाइन आज आपको दे रहा हूं, आप इस पर विश्वास रखना तो आप समझे आप पेंशन 110% आएगी। अभी हम 60% हो गए हैं, हो गए लगभग। और जो ओपीएस में भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत सारे कितने लोग जो ओपीएस में होते हुए हमारे बीच आए हैं, ओपीएस में रहते हुए भी हमारे बीच में आए हैं। इनका जोरदार स्वागत होना चाहिए, जोरदार अभिनंदन होना। पीछे वाले तालियां नहीं बजा रहे हैं, दोनों हाथ से तालियां, हाथ रखो। इनको पेंशन मिल रही है, फिर भी आपकी लड़ाई में पसीना बहा रहे हैं। जिनको नहीं मिले तमाम लोग घरों में बैठे हैं। सोच के देखो इनकी सोच कितनी बेहतरीन है, कितनी शानदार है। तो मैं कह रहा हूं 60% हम हो गए, आने वाले टाइम में हम लगभग 100% हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 100%। और ये ट्रेन वाले हड़ताल करें तो स्वागत है, नहीं करें तो हम बता दे रहे हैं कैसे होगी हड़ताल। प्रधानमंत्री जी के खाना कौन बनाता है, सरकारी कर्मचारी, प्रधानमंत्री का बनाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन करता है, सरकारी कर्मचारी। प्रधानमंत्री की गाड़ी कौन चलाता है, सरकारी कर्मचारी। प्रधानमंत्री के सारे व्यवस्था में कौन रहता है, सरकारी कर्मचारी। मैं आपको इसको मजाक में समझो, लेकिन मैं कह रहा हूं एक दिन ऐसे आएगा प्रधानमंत्री के किचन में रहने वाला कहेगा साहब हड़ताल है, कहे कि अरे चलो ओपीएस नहीं मिलेगी, आप तो अपना ले रहे हो, हम भी रिटायर होने वाले हैं तो हमारी ओपीएस। तो आज किचन में हड़ताल है, किचन में हड़ताल होगी, प्रधानमंत्री के किचन में पेंशन पर हड़ताल होगी। ये बात मैं आज आपके बीच ऐलान कर रहा हूं, हड़ताल होगी। प्रधानमंत्री कहेंगे देखो ये तो खाना कुछ दे नहीं रहा, ड्राइवर इधर आओ, बाहर से ले आओ। ड्राइवर कहेगा इधर भी हड़ताल है, हड़ताल है, ओपीएस है। जब ड्राइवर बोल रहा है हड़ताल है तो सिक्योरिटी वाले को बुलाया जाएगा, देखो यार दिमाग खराब है साहब, हमारी तो सुरक्षा है नहीं, आपकी सुरक्षा है और हड़ताल तो आज इधर भी है।
आगे की रणनीति बनाते हैं। सचिव भी हमारा आईएएस होगा, साहब कहेगा इधर भी हड़ताल है। ऐसे चारों तरफ हड़ताल होगी। प्रधानमंत्री कहेंगे अरे यार वो फाइल निकाल के लाओ, जल्दी करो, धूप बहुत तेज लग रही है। ये दौर भी आएगा, ये दौर भी आएगा। 110% इस देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। एक बड़ी सफलता आपको मिली है, एक खबर अच्छी है, सुना बताऊं क्या? बता दूं? ये हमारी मां शक्तियां बैठी हैं सामने, आपको सीट भी मिल रही है, धूप भी अच्छी मिल रही है ना? हमारी मां शक्तियां किसान आंदोलन की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी हिम्मत देती हैं। हम भी किसी मातृ शक्ति के समर्थन की वजह से आपके बीच में है, तो हम सभी मां शक्ति के लिए जोरदार ताली और अभिनंदन चाहते हैं। अभी एक बड़ी सफलता मिली पांडे जी, एनआरसा। मैं सही बताऊं आपको, ट्रेड यूनियन में सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं इसी संगठन को करता हूं, सबसे ज्यादा इसलिए करता हूं, पहली बार जब हमारे इनके नेताओं से मुलाकात हुई, कोई शर्त नहीं, उन्होंने कहा यार विजय बंधु, जो मुद्दा मुर्दा हो गया था तुमने हिंदुस्तान के नक्शे पर जिंदा कर दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एनआरसा के साथियों के बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो बड़ी सफलता और मिली इस देश के, भाई साहब बैठ जाइए, मैं देख रहा हूं, मैं सबको देखता रहा, तो प्रधानमंत्री किधर जा रहा है, आम आदमी किधर जा रहा है, मैं सब देखता रहा, बैठे। और अगर चले गए तो समझो कि पर्ची हम ही से मांगी जाए, नाम काट दूंगा, नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना, पर्ची हम ही से मांगी जाए, ये पर्ची वाले बाबा जो लगाने वाले हैं। जो मैं सबसे बड़ी बात करने जा रहा हूं, ध्यान रखना, इस देश के तमाम बड़े बड़े किसान नेताओं की 4 दिन पहले बैठक थी ऑनलाइन, उसमें आपके प्रतिनिधि के तौर पर हमें भी आमंत्रित किया गया था। हमें भी वहां बोलने का मौका मिला। आप बताओ मैं वहां क्या बोलूंगा? मैं जहां भी जाऊंगा क्या बोलूंगा? ओपीएस। क्या बोलूंगा? ओपीएस। किसान नेताओं से मैंने कहा कि अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो हमारे मुद्दे का समर्थन करिए, नहीं सहमत है, लोकतंत्र है, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा बताइए, हमने कहा जो नौकरियों में लोग आते हैं 80% किसान घर के है या नहीं है? अच्छा, कितने के पिता किसान है? मेरे भी पिता किसान है। कितने लोग पिता किसान है? हमारे किसान। कोई मजदूर का बेटा होगा, कोई छोटे दुकानदार का बेटा होगा। 80% किसान के घरों के बच्चे नौकरियां करने आते हैं। अगर बच्चों को तकलीफ है, बच्चों को खतरा है, बच्चों की लड़ाई चल रही है, तो पिता के धर्म क्या बनता है? साथ देना। हम आपकी औलाद हैं, आपके हम सब वंशज हैं, आप हमारा समर्थन करिए। मुझे खुशी है किसान यूनियन ने पूरी तरह से आपके मुद्दे का समर्थन किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आने वाले जो भी किसान के घोषणा पत्र बनेंगे, जो भी मांग पत्र बनेगी, उसमें आपकी पुरानी पेंशन लिखा रहेगा। ये आपको आज विश्वास दिलाता हूं और ये कह के जा रहा हूं। अब किसान भी आ गया, और अगर वो एमएसपी मांगता है तो हम भी समर्थन करते हैं, हम भी समर्थन करते हैं। किसान आ गया, कर्मचारी आ गया, छात्र आ गए, किसान, नौजवान और छात्र इकट्ठा होकर इस देश की जो व्यवस्था अन्याय की बनती जा रही है या बनी हुई है, उसके खिलाफ लड़ा जाएगा। छात्र भी आ गया। एक अनुपम जी है, जानते हैं अनुपम? हल्ला बोल, युवा हल्ला बोल, पूरे देश के अंदर बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं। मैंने उनसे कहा यार निजीकरण की लड़ाई तो मैं सबसे ज्यादा चिल्लाता हूं, रोजगार दिया जाए इसका मैं समर्थन करता हूं। आप छात्र नौजवान होकर
तैयारी कर रहा हो पेंशन की बात कर ले, वो भी सहमत हो गए, वो भी तैयार हो गए। लड़ाई अब बड़ी दिशा की बढ़ रही है। क्या ये दिशा सही है? मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरा भाई बेरोजगार क्यों घूमे? क्यों घूमे भाई? आने वाली पीढ़ी क्यों घूमे? बात समझ में आ रही है? पीछे वाले आवाज जा रही है हाथ पूरे। और उसमें भी मैं उसी की तारीफ इसलिए करता हूं, उस किसान यूनियन को जोड़ने बटोरने और अपने मुद्दे को ले जाने, हमें आमंत्रित कराने में इसलिए से आपका बहुत बड़ा साथ था, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया। तालियां, सभी लोग तालियां बजाएं एक भी हाथ। डॉक्टर कमाल हुसैन जिंदाबाद। और उसी क्रम में 16 फरवरी को किसान यूनियनों तेल यूनियनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम मन से आह्वान करते हैं, हम अपने शिक्षक कर्मचारी के दायरे में रहते हुए जितना समर्थन, जिस तरह का समर्थन होगा, हम आपके साथ रहेंगे। 16 फरवरी को 16 फरवरी आप क्या करोगे? आप तो मेरे पर नियमावली आती है, तो कोई बात नहीं, वो हड़ताल करेंगे, चर्चा जाम करेंगे, तो पानी की चाय की व्यवस्था हम कराएंगे। क्या दिक्कत है? जो कर सकते हैं करेंगे। अच्छा, पानी पिलाना कहां का पाप है? किसी को भूखे को खाना खिलाना कहां का पाप है? तो हम 16 फरवरी को वो लोग जहां भी जिस रूप में जैसे भी करेंगे, हम कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम उनके साथ खड़े हुए। भारत बंद का आह्वान। और अभी तो तमाम सारा मामला भारत और इंडिया का चल रहा था, तो मैंने एक बार मोदी जी को पत्र लिखा, इंडिया के लोगों को पेंशन कतई नहीं देना, लेकिन भारत वालों को दे दो। अरे भाई, चाहे इधर से मिले चाहे उधर से मिले, मिल जाए। आप लोग सोच रहे हो क्या कि ऐसी उसी कोई बात ना समझिएगा, ये गर्म पानी है, गला गलवा जाता है, ये लोग कुछ और सोचने लगते हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। और अभी मोबाइल से निकाल लीजिए आप लोग, मोबाइल निकालिए सभी लोग, मोबाइल निकाल लीजिए, दूसरे को नहीं अपना। मार भी हम दूसरे को हाथ मारते, अपना अपना मोबाइल ऊपर दिखाइए, पता चले कि मोबाइल है यहाँ। और ये बहुत बड़ी संख्या में है। इसमें नेट खोल लीजिए, नेट खोल लीजिए, ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, जिनका ट्विटर बना है वहां लिखे #रन फॉर ओपीएस। अभी रन फॉर ओपीएस का अभियान हमारी आरटीसीएल पूरी टीम कर रही है, उसमें भी आप हाथ बताइए। ट्रेड यूनियन जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, रन फॉर ओपीएस, #रन फॉर ओपीएस आज ट्विटर ट्रेंडिंग होनी है। आप लोग अपना भी करिएगा, कराइएगा, यहाँ जाने के बाद भी करते रहिएगा। ट्रेंडिंग कराना है रन फॉर ओपीएस का। 4 तारीख को लखनऊ में रन फॉर ओपीएस है, पता है आपको? अभी हम पेंशन के लिए चलते थे, अब हम पेंशन के लिए दौड़ेंगे। क्या करेंगे? दौड़ेंगे। और कहते चलते चलते जब कोई दौड़ने लगता है तो लक्ष्य मिल जाता है। तो 4 फरवरी को लखनऊ आइए, रन फॉर ओपीएस, रन फॉर ओपीएस। उसमें लेकिन ध्यान रखना, टी शर्ट पिंक है और सफेद पैंट है। महिलाएं हैं तो पिंक साड़ी, पिंक सूट, पिंक ही वहां रहेगा। पूरा लखनऊ पिंक गुलाबी शहर हो जाएगा। इसका भी एक संदेश जाएगा। और पिंक क्यों रखा गया है? क्योंकि शांतिपूर्ण क्रांति का द्योतक है पिंक, शांतिपूर्ण क्रांति। तलवार से तोप से नहीं, कलम से क्रांति, ये है पिंक की निशानी। तो ज्यादातर लोग प्रयास करिएगा, पिंक सूट, पिंक साड़ी, पिंक टी शर्ट और सफेद पैंट। 4 फरवरी को लखनऊ में रन फॉर ओपीएस। कितने लोग आएंगे? पीछे वालों को नहीं खड़ा हुआ, पीछे वाले साथी सभी लोग बोलिए, एक बार आप लोग बोलिए, रन फॉर ओपीएस। पूरा बोलिए, पूरे बोलिए, अपनी तरफ से आप बोलिए, रन फॉर तो अभी ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, उसको आप करिएगा। 4 को आप वहां पर आइएगा। अब 2 बातों पे तो अपनी बात खत्म करूंगा।
क्योंकि आप सोचेंगे बहुत ज्यादा लंबा हो गया और हम बोर हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब गांव के आदमी हैं, कहते हैं हम तो बोर हो गए। बोर, मेरी बात सुनिए, आप बोर हो गए। आप जब नल गड़ाते हैं तो मिस्त्री से क्या कहते हैं? और बोर करो। क्या कहते हैं? और बोर करो, और करो, और बोर करो। जानते हैं बोर क्यों कराता है? जैसे साफ और स्वच्छ पानी निकले, इसलिए बोर करा है। पुरानी पेंशन अब लास्ट बात है, अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आपको भी जाना है और हमको भी जाना है, क्योंकि हमारी ससुराल बनारस नहीं है, ये रुकना ही, तो मुझे भी जाना है। आपसे लास्ट बात करते हैं, इस देश में आई है व्यवस्था अग्निवीर। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कि ये गलत है? मानते हैं गलत है? गलत है। अग्निवीर में कौन जाता है? किसान मजदूर का बेटा जाता है। और आइस क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन जाता है? कौन जाता है? इसलिए उसका कार्यकाल बढ़ जाएगा, इसका कार्यकाल 4 साल रहेगा। किसान मजदूर का बेटा अग्निवीर बनेगा और इनका बेटा पेंशन वीर बनेगा। ये हिंदुस्तान में अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अग्निवीर अगर आप इसका विरोध नहीं करते, इसका मतलब इस देश के 90 कस मेहनत कसों के खिलाफ आप हैं, क्योंकि हमारा आपका भाई जाता अग्निवीर बन 4 साल बाद गए। सोचो जब उसको पता चलेगा लड़का अग्निवीर हो गया, एक लड़की वाला शादी करने जाएगा, बात आगे पहुंचते पहुंचते 2-3 साल लग जाएगा, उसके घर पहुंचेगा, बेटा मिल जाएगा, कहे आप मुझे तो शादी के लिए आया हूं, तो आप पिताजी कहाँ है? कहा वो नौकरी कर रहे हैं। कहना आप क्या करो, हम रिटायर हो गए। इस देश की सभ्यता और संस्कार को खत्म किया जाए। बेटा घर में रिटायर होगा और बाप, ये संस्कार पर चोट है। और सोचो ईश्वर न करे आपका बेटा अग्निवीर हो गया, आप भी पेंशन में नहीं हो, वो भी पेंशन में नहीं होगा, कि अग्निकांड होगा। क्या होगा? अग्निकांड होगा। मैं प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये पॉलिसी इस देश के लिए खतरनाक है, कहना नहीं चाहता, ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। सोच लो एक बार, अग्निवीर को बात पता है कि मुझे 4 साल बाद बाहर जाना है, बॉर्डर पे खड़ा है, उधर से ऐसा कुछ ना हो, कुछ आफत आ जाए, उसको पता है अभी लंबी जिंदगी है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस देश से रिटायर होकर आएगा, ट्रेनिंग पूरा लिए रहेगा, बेरोजगार होगा, उस ट्रेनिंग का नाजायज फायदा इस देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह अग्निवीर ठीक नहीं है और इसको बंद किया जाना चाहिए। और कहा जाता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्या आप मानते इस देश में पैसा नहीं है? इस देश में पैसा है या नहीं है? इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, नहीं है। नीयत की कमी है, आप देना नहीं चाहते। ने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को हमने एक कहते सुना है, आप चिंता न करो, इस प्रोजेक्ट पर जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। तो देश के अग्निवीरों के लिए पेंशन क्यों नहीं है आपके पास? ये सवाल है, ये सवाल उठना चाहिए। हमारे पास 2 अग्निवीरों ने फोन किया कि साहब आप तो पेंशन की बात कर रहे हैं, हमारी तो नौकरी 4 साल कर दिए, अब क्या करेंगे? हमने कहा आप वहां काम अपना करो, हम जनता को समझाएंगे, आप देश की लड़ाई लड़ो, आपकी लड़ाई ये जनता लड़ेगी। लास्ट बात, इस देश के अर्सैनिक बलों को भी पेंशन नहीं मिलती, पता है? पता है? नीति सही है, नीति सही है, नेता 4 लेगा, अर्सैनिक बल 1 भी नहीं लेगा। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपने मेरी बात कैसे सुनी नहीं सुनी, लेकिन इस बात को सबसे ज्यादा गंभीरता सुनना तो मैं कहने लगा। हमारे पास रोज 2-4 फोन आते हैं, सर मैं असम के बॉर्डर से बोल रहा हूं, सर मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से बोल रहा हूं, सर मैं अर्सैनिक बल हूं, मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं,
मैं इस सोच के हैरान हूं कि जब मैं एमपीएस में रिटायर होके जाऊंगा तो अगर मेरे पिता का चश्मा, मेरी माँ का चश्मा अगर लगवाना होगा तो मैं एमपीएस के पैसे से कैसे लगवाऊंगा। मैं सोचता हूं कि अपने नन्हे बच्चों को मैं शिक्षा दूंगा तो 700 रुपए में कैसे शिक्षा दिला पाऊंगा। मैंने देश की सुरक्षा किया है लेकिन अपने माँ बाप, अपने बच्चों की सुरक्षा एमपीएस की वजह से नहीं कर पाऊंगा। ये सोच के रात भर रोता हूं। इस देश के अर्धसैनिक बलों की जुबान है, क्या ये सही है? सोचो, उसके आंख में आंसू है, वो हमारी सुरक्षा करने गया है, उसके आंख में आंसू है, रात में बेचैनी है। देश के प्रधानमंत्री चौकीदार हैं, उनको ये पीड़ा क्यों सुनाई नहीं पड़ती? मैं मांग करता हूं मेरी 2 दिन बाद पेंशन बहाल करना। इस देश के अर्धसैनिक बलों की पेंशन तत्काल बहाल होनी चाहिए। बहुत पीड़ा गया, बहुत कष्टदायी है। देश की सुरक्षा करता है, उसकी सुरक्षा हमने भूल गए। बहुत सारी बातें हैं लेकिन आपको एक काम दे करके आपसे विदा लूंगा। अभी जाइए नहीं, मेरे बाद भी सभा का संचालन समापन होगा। जैसे इतनी देर उसे 4 मिनट और है, रुके रहिएगा। उसके बाद पीछे नहीं जाना है, सबको यहां आ जाना है। इस मंच के ऐसे आगे इधर मुंह कर लेना है। जितने लोग हैं सारे लोग मंच के पास, अभी जब समापन होगा यहां रहिएगा। एक फोटो सेशन होगा। इसको क्यों कराता हूं मैं जानते हैं? करा लो, आज रख लीजिए। जब पेंशन बहाल हो जाएगी तो आप सीधा काम करके विभाग में जाएंगे, देखो मैंने लड़ाइयां लड़ी और पेंशन बहाल हो गई। आने वाली पीढ़ी कहेगी क्या प्रूफ है, क्योंकि एडवांस है, वो मांगेगी प्रूफ। वो कहेगी क्या प्रूफ है आपने लड़ाइयां लड़ी? तो आप कहना ये चौथी लाइन में देखो, चौथा आदमी हम ही खड़े हैं। इतिहास का दस्तावेज बनना, ये मंच इतिहास का दस्तावेज बनेगा। मैं आपसे कहते हुए अपनी बात खत्म करते हुए विदा लेता हूं कि आपको नए साल की मुबारकबाद। आपको चंद्रशेखर और भगत सिंह की कुर्बानियों को लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन शायद अब जरूरत हो गई है कि हम भी 2 कदम आगे निकले और आगे बढ़े। आपको एक काम देते हुए विदा लेता हूं, आपको 5 लाइन रोज लिखना है। लिख सकते हैं? एक आदमी को रोज इस आंदोलन में जोड़ना है, फोन से मिल करके, और एक मोहल्ले में एक आदमी के पास जाकर के आपको समझाना है ये आंदोलन पेंशन कर्मचारियों के लिए नहीं है, आपकी बेरोजगारी पर भी लड़ाई लड़ी जा रही है। आप सब एक काम, 1 घंटा अगर इस आंदोलन को आपने दे दिया तो मैं कहना चाहता हूं अभी बहुत कुछ बाकी है। अब दिल्ली रैली की बात करूं, मैं कह रहा हूं अभी दिल्ली रैली का जो नजारा देखा है, आप साथ दो। आगे का जो समीकरण हम सब कर रहे हैं, कह रहा हूं बनारस में, उसका 10 गुना भी दिल्ली में जाऊंगा की बात। 10 गुना आप सबका प्यार, मोहब्बत और सम्मान मिलेगा। हमारे अटेवा के तमाम जिला संयोजक लोग आए हैं, तमाम और पदाधिकारी आए हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद देते हुए एक लाइन से अपनी बात खत्म करता हूं, एक बात से अपनी बात खत्म कर दूंगा। फिर संचालक महोदय आपको विदा करेंगे, आप 2 प्रक्रिया करने के बाद जाइएगा। कोई बात छूट गई होगी, किसी का नाम नहीं लिया हो, किसी का संगठन छूट गया होगा तो मलाल, हम तो कहते हैं बस छूट जाए तो छूट जाने देना, टेप छूट जाए तो छूट जाने देना, नाम भी छूट जाए तो छूट जाने देना, संगठन का बैनर नहीं लिख पाए तो छूट जाए तो छूट जाने देना, ओपीएस ना छूटने पाए सब लिखा लिया जाएगा। छूटने में बोल रहे हमसे कहते हैं हमारा नाम नहीं लिया, भाई नाम में क्या रखा है? ओपीएस में सब रखा है। सही है, सही है। अब लास्ट लाइन, हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है, हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है। यदि ये बगावत